यूपीएससी ने हाल ही में सीएसई 2025 के अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर कर रहे हैं, अपनी सक्सेस सबके साथ बांट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मेजॉरिटी लोग, अप्रॉक्सीमेटली 99% लोग जो इस तैयारी में जुटे थे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए एक बार फिर से, और फिर से उनका सपना अधूरा रह गया एक ऑफिसर बनने का। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में, और हो सकता है आप भी उन लोगों में से एक हो, या हो सकता है आप आज सपना देख रहे हैं ऑफिसर बनने का विदाउट एनी प्लान बी। तो क्या ये एक स्मार्ट डिसीजन है? क्या आप अंधाधुन सिर्फ यूपीएससी की ही तैयारी करते रह सकते हैं, और क्या आप कोई प्लान भी नहीं लेके चलेंगे? देखिए, मेरा पर्सनल एडवाइस एज अ टीचर, मेंटोर, गाइड एंड समबडी हु हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ द पैनल ऑफ मॉक इंटरव्यूज। मेरे पैनल से इस बार सीएससी में रैंक, ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 27 है। अप्रॉक्सीमेटली 15 से 17 सिलेक्शंस हैं उस पैनल से जो मैंने जिसमें मैं अपीयर की थी। एंड एक चीज़ जो मुझे इन सब लोगों में समझ आई है वो ये है कि कहीं ना कहीं इन लोगों में एक सेंस ऑफ बहुत हाई प्रैक्टिकलिटी रहती है। ये सभी लोग इस बार जितना सिलेक्शन हुआ है, ये सब बहुत अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, बैचलर्स, मास्टर्स, हायर एजुकेशन फॉर एग्जांपल से आए हैं, और बहुत ही अच्छा अपना बेस बनाकर फिर वो कहीं ना कहीं इस तैयारी में लगे हैं। गए, आई थिंक गॉन आर द डेज जब हम बहुत ही देखते थे कि बहुत ही अर्ली स्टेज में आप बिना कुछ किए लग गए। एंड कहीं ना कहीं इंटरव्यूज़ में भी मैं आपको अगर बताऊं तो अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ बैचलर्स लेवल के एजुकेशन के साथ आता था तो वो लैक ऑफ मैच्योरिटी उनके वे ऑफ आंसर गिविंग में लगती थी, और पैनल कहीं ना कहीं उसे डिस्कस भी करता था कि इस इंसान के पास डायमेंशंस, मल्टीपल डायमेंशंस है नहीं अपने आंसर्स को डिस्कस करने के लिए। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि एटलीस्ट आप एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आकर अगर अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको दूसरे कैंडिडेट से एक एज देगा। क्योंकि कहानी यहाँ सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने की नहीं है, कहानी यहाँ पर यह है प्रीलिम्स और मेंस के बाद इंटरव्यू भी क्वालिफाई होना चाहिए। वो कैसे होगा? उसके लिए आपको डेफिनेटली एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी पूरी हों, बिकॉज सक्सेस रेट इस एग्ज़ाम का वन ऑफ द लोएस्ट है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग सेलेक्ट नहीं होंगे। तो ऐसे में आप कैसे अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आप 30 साल के हो गए और अनएम्प्लॉयड ही बैठे हो? ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है आपके लिए, और वो है यूपीएससी यूजीसी का क्रॉस रोड्स ना। यूपीएससी की जॉब क्या? यूपीएससी की जॉब है जो आपको इंडिया में एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाती है। बहुत ही हाई प्रेस्टीज की जॉब है, बट उतनी ही हाई रिस्क जॉब है। जैसे मैंने कहा, इसका सिलेक्शन रेट बहुत ही लो है। यूजीसी नेट में क्या ऐसा कोई डर नहीं है आपको कि मतलब सिलेक्शन हो गया नहीं वाला डर नहीं है। यूजीसी नेट भी एक बहुत ही हाईली प्रेस्टिजियस जॉब तक आपको ले जाती है, जो कि है इंडिया में एक लेक्चरर बनना, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, और बहुत ही अच्छा पर्सनल प्रोफेशनल टाइम बैलेंस भी मिलता है, पे स्केल भी बहुत अच्छा रहता है। तो आज के सेशन में मैं आपको वही कंपैरिजन देने वाली हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे आप रख सकते हो कि एक तीर दो निशाने हो जाएं। क्या कॉमनैलिटीज़ हैं, क्या सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज़ हैं दोनों एग्जाम्स में? आइए हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेने वाली हूँ दोनों एग्जाम्स के रिस्क की, बिकॉज आई एम श्योर हम सबसे पहले रिस्क को देखेंगे। सो अगर मैं बात करूँ यूपीएससी एग्जाम की, देखो यूपीएससी एग्जाम में क्या है कि बहुत सारे लोग इसमें घुसते हैं और बहुत ही कम लोगों का सिलेक्शन होता है। तो फनल के टॉप पे जो लोग पहुंचे हैं, मैक्सिमम लोग नो जॉब पोजीशन पे बहुत जल्दी आ जाएंगे। रिस्क फैक्टर बहुत हाई है यहाँ पर। यूजीसी में ऑन द अदर हैंड एक पिरामिड है, उस पिरामिड के टॉप पे आपको पहुंचना है। मतलब इवन इफ यू आर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, आप तब भी डिस्कार्डेड नहीं हो, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स का जितने भी अपीयर हुए हैं उसमें से 16-17% को पीएचडी एंट्री मिल जाती है, उसमें से 6% को नेट मिल जाता है, उसमें से 1% या उससे कम को जेआरएफ मिल जाता है। तो यहाँ पर सिलेक्ट होने में और यहाँ पे सिलेक्ट होने में क्या है कि रिस्क बहुत हाई है। यहाँ पे आप सडनली अनएम्प्लॉयमेंट की जोन में ना आ जाओ, उसके लिए अगर आप यहाँ से सिक्योरिटी लेके चलो तो वो आपके लिए एक बहुत ही साउंड डिसीजन रहेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज यूजीसी नेट में ऐसे बहुत सारे तैयारी की ड्यूरिंग आपको ऐसे यूनिट्स और ऐसे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जिसमें अगर आपने यहाँ मास्टरी बना ली तो फिर यहाँ काम बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी का जो ऑप्शनल्स का भी सिलेबस है ना, वो लिमिटेड है। मतलब वो डीपर अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है, लेकिन उतना वाइड नहीं है जितना यहाँ है। यहाँ पे विड्थ बहुत ज़्यादा है सिलेबस की। ये सिलेबस में अगर आपने नेट जेआरएफ निकाल लिया, मतलब ये सिलेबस आपका ऑप्शनल्स पहले से ही प्रिपेयर्ड है। अब तो बस आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ वो कौन कौन सी यूनिट्स है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉमन आ रही है। जैसे कि यूपीएससी में अगर हम बोले तो जीएस में जो आपके पेपर 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एरिया है, वो यहाँ पर पेपर 2 ऑप्शनल, पेपर 2 में पब्लिक एड और पॉलिटिकल साइंस में कवर हो जाता है। यहाँ पर आपका जो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का टॉपिक है वो पूरा हिस्ट्री के पेपर 2 में कवर हो जाता है।
यहाँ पर आपका जो सोशल इश्यूज एंड एथिक्स का क्वेश्चन है वो यहाँ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क में कवर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इकोनॉमी का पोर्शन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कवर हो जाता है। तो आप एक्चुअली एक ही अपनी मास्टर्स को, हिंदी लिटरेचर से इतने लोग निकलते हैं, तो हिंदी लिटरेचर में नेट में भी बहुत लोग अपीयर करते हैं, तो अगर वहाँ पे आपने मास्टरी बना ली तो यहाँ पे वो पेपर निकालना, यहाँ पर मेंस में आंसर लिखना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। एंड एक्चुअली आप देखेंगे जितने भी लोग टॉपर्स होते हैं वो स्ट्रैटेजी भी यही बोलते हैं कि लोग प्रीलिम्स देखकर तैयारी करते हैं, टॉपर्स क्या है वो मेंस की तैयारी पहले शुरू करते हैं फिर प्रीलिम्स में घुसते हैं। तो नेट अगर आपका पहले से क्वालिफाइड है तो नेट के थ्रू आप प्रीलिम्स की तैयारी, आप मेंस की तैयारी करके बैठे हो, प्रीलिम्स की तैयारी आपको उसके बाद करनी है। तो बहुत ही अच्छा बैलेंस आपका बन जाएगा अगर आप नेट की तैयारी पहले शुरू कर दो और फिर यूपीएससी में घुसो। फायदा क्या है उसका? फायदा यहाँ पर यह है कि अगर आप सीधा यूपीएससी में घुस रहे हो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पॉसिबल आप अनएम्प्लॉयड हो, आप अपने पेरेंट्स या अपने किसी गार्जियन के पैसे पे डिपेंडेंट होगे। एंड ये प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, लोग 6-6 7-7 साल भी लगे रहते हैं। इतने साल अनएम्प्लॉयड रहने से आपके बहुत ही क्रूशियल ईयर्स वेस्ट हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती। मेरा सजेशन है कि अगर आप मास्टर्स करके साथ साथ, या फिर मास्टर्स आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो और साथ साथ आप अपनी तैयारी कर लीजिए यूपीएससी की, कोई टेंशन नहीं, आप फाउंडेशन बिल्ड करो अपना उन 2 सालों में। इस बीच में आप सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स में नेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, अपीयर फॉर द नेट एग्जाम, ट्राई टू क्वालिफाई योर JRF फर्स्ट, फिर आप PhD शुरू कर दो। PhD के पहले 6 महीने में आपको ज़रूर यूनिवर्सिटी जाना होगा कोर्स वर्क पूरा करने, लेकिन फिर उसके बाद आप उसी पहले महीने से ही आप महीने के 37,000 to 42,000 कमाने लगोगे एज योर स्टाइपेंड। एंड देन यू कैन एक्चुअली कीप ऑन वर्किंग देयर, क्योंकि वो आपके मेंस की नॉलेज को बढ़ा रहा होगा। तो मेंस की तैयारी और PhD या फिर नेट की तैयारी एक साथ हो जाएगी और फिर आप अपना बचा कुचा वक्त प्रीलिम्स की तैयारी में दे सकते हो। और क्योंकि PhD के ड्यूरिंग आपको बहुत सारे बार अपने थीसिस को, अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करना होता है, जस्टिफाई करना होता है पैनल के सामने, तो इंटरव्यू की तैयारी भी वहाँ साथ के साथ ही आपकी चल रही है। बिकॉज मेरे इंटरव्यू पैनल के एक्सपीरियंस में मुझे यही सीखने को मिला कि आपके डैफ और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से ही भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, वो सारी आपको हेल्प यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत बेनिफिशियल होगा ये फ़ायदा, काफ़ी फ़ायदेमंद ये चीज़ होगी आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कहीं ना कहीं एक अपना गोल सेट कर लेना चाहिए अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के बेसिस पर, अपने लाइफ के गोल्स के बेसिस पर। या तो आपने अपने साल डिसाइड कर रखे हैं कि 3 साल देने हैं यूपीएससी को, होता है ठीक है, नहीं होता तो मैं कुछ और करूँगा। इस बीच में अगर आपके पास मास्टर्स हैं तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हैं नेट के लिए। नेट की अच्छी बात यह है कि कोई मिनिमम एज क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं है, यूपीएससी में है। सो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ आप अपने डिपेंडेंसी फैक्टर, फैमिली, फाइनेंशियल कंडीशन, अपने लाइफ के गोल्स, अपनी एज के हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाइए। पर जो भी प्लानिंग बनाएंगे, मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि मास्टर्स में एनरोलमेंट कर लीजिए इग्नू के थ्रू या किसी डिस्टेंस कोर्स के थ्रू, वहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर लो और उसके साथ साथ यूपीएससी का फाउंडेशन बिल्ड करो। और एक बार जब आपके हाथ में कुछ सॉलिड स्टाइपेंड आने लगे, तब जाके फिर आप अपने यूपीएससी में फुल फ्लेजेड घुसना। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में आपके पास बैकग्राउंड का स्ट्रेस नहीं है, आप डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, आप इंडिपेंडेंट हैं। फिर चाहे आप 4 अटेम्प्ट दो, 6 अटेम्प्ट दो, इट विल ऑल बी ऑन यू। अगर आप बैचलर्स में भी हैं तब भी ये सेशन आपके लिए यूज़फुल है, आप 28 साल के हो तब भी ये सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल है। कोई भी डाउट है अगर आपका अपनी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आप इसी तरीके से अपने सब्जेक्ट पे होल्ड बनाने वाली तैयारी चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के थ्रू, चाहे वो सोशल स्टडीज़ का है, कॉमर्स, मैनेजमेंट या फिर कोई भी लिटरेचर का, उसके लिए आप अडा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर आ सकते हैं। हम यहाँ UGC नेट की तैयारी करवाते हैं। UGC नेट की तैयारी के साथ साथ आप UPSC ऑप्शनल्स की तैयारी भी ऑटोमेटिकली कर लेंगे। करंटली हमारे सभी बैचेस पर 4 टाइम्स वैलिडिटी चल रही है, यानी 12 महीने से 16 महीने की वैलिडिटी। तो किसी भी बैच में जुड़ने के लिए, कोई भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। बाकी मैं जानना चाहूँगी आपको ये सेशन कैसा लगा, आप क्या इसके बारे में सोच रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी से किसी और की ज़िंदगी में भला हो जाए, तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल UGC नेट अडा 24/7 को। थैंक यू।